Hey, you are watching Watch Physics. Never forget to subscribe this channel and hit the bell icon. In this video, we are explaining some important topics of class 11th physics, which is Newton's law of motion, momentum, Newton's second law in term of momentum, and last में आपके पास है impulse. तो इस वीडियो में फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सप्लेन करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को. First law of motion. First law of motion के according, if a body is at rest or moving with constant speed in straight line, it will remain at rest or keep moving in a straight line at constant speed unless it is acted upon by a force. अगर कोई बॉडी रेस्ट की हालत में पड़ी है या फिर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो बॉडी रेस्ट की हालत में ही रहेगी या फिर वो बॉडी मूव करती रहेगी अनलेस इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो. क्लियर दिस पॉइंट. ये आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट थी. जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि अगर ये फुटबॉल अपनी जगह के ऊपर रेस्ट की हालत में पड़ा है तो यहीं पे पड़ा रहेगा यहां तक कि इसके ऊपर कोई हिट ना करे. जब हिट लगा दी जाएगी तो ये मूव करता रहेगा यहां तक कि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो रोकने के लिए. क्लियर दिस पॉइंट. आई एम होपिंग कोई डाउट नहीं होगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के रिलेटेड. दिस पोस्टुलेट इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के पोस्टुलेट को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं. क्लियर. अब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में एक टर्म है विच इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस. हमारे पास दो टाइप्स के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं तो हम उनको एक्सप्लेन करते हैं. पहली आपके पास टाइप है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की. The non-accelerated frame of reference is called inertial frame of reference. Newton's law of motion are valid in this frame of reference. कि न्यूटन्स के जो लॉ हैं वो inertial frame of reference में valid रहते हैं. अगर आप इस डायग्राम को ऑब्जर्व करें तो बिल्डिंग के ऊपर खड़ी लड़की, पर्टिकुलर हाइट के ऊपर खड़ी लड़की एरोप्लेन की मोशन को ऑब्जर्व कर रही है. तो इस केस में बिल्डिंग के ऊपर खड़ी लड़की इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रह के एरोप्लेन की मोशन को ऑब्जर्व कर रही है. क्लियर दिस पॉइंट. सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है आपके पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. द एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड इन दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस. न्यूटन्स के जो लॉ हैं वो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड नहीं होते. अगर आप इस डायग्राम को ऑब्जर्व करें तो इस केस में एरोप्लेन्स के अंदर मौजूद जो लोग हैं वो पर्टिकुलर हाइट के ऊपर खड़ी लड़की की पोजीशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो इस सिचुएशन में एरोप्लेन में मौजूद जो लोग हैं वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लड़की की पोजीशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं. क्लियर दिस पॉइंट. अब आपके पास है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन बॉडी देन एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन इट्स डायरेक्शन. कि जब किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है. And this acceleration is directly proportional to the applied force and inversely proportional to the mass of body. तो ये जो acceleration है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड फोर्स के, कि जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, जितनी कम फोर्स अप्लाई करेंगे उतना कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ बॉडी के. क्लियर. अगर हम फोर्स अप्लाई करके साइकिल में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू अगर हम सेम फोर्स अप्लाई करेंगे इस ट्रक के ऊपर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने में. इस ट्रक में एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी. क्यों? क्योंकि इस ट्रक का मास ज़्यादा है. किसी भी बॉडी का जितना ज़्यादा मास होगा उसमें उतनी कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी. मैथमेटिकली हम लिखते हैं एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड फोर्स के और एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ बॉडी के. क्लियर.
मतलब एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/m के। इन दोनों इक्वेशंस को जब हम कंबाइन करके लिखेंगे तो आपके पास आएगा एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल F/m। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब खत्म किया जाता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट साथ लगाया जाता है, तो A इज इक्वल टू K आपके पास कांस्टेंट है F/m। क्लियर? यहां पे जो K है ये आपके पास कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू 1 है। अगर इस केस में हम K की वैल्यू 1 रिप्लेस करें, K इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू आती है वो आपके पास आती है F इज इक्वल टू ma। ये आपके पास फाइनल रिजल्ट है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। क्लियर दिस पॉइंट? SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। फोर्स का जो यूनिट होता है वो आपके पास न्यूटन होता है। अब हम मूव करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन टू बॉडीज इंटरेक्ट, कि जब दो बॉडीज इंटरेक्ट करती हैं आपस में, दे अप्लाई फोर्सेज टू वन एंड अदर दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, कि वो दोनों बॉडीज एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करती हैं जो कि मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में ऑपोजिट होती हैं। और इस पोस्टुलेट को दिस लॉ आल्सो नाउन एज लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, इस पोस्टुलेट को हम लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन भी कहते हैं। इस डायग्राम को आप ऑब्जर्व करें तो स्विमिंग पूल के अंदर जब आप अपने पाँव की हेल्प से वॉल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो रिएक्शन में वॉल भी आपके ऊपर फोर्स अप्लाई करती है, जिसकी वजह से आप पानी में आगे की तरफ मूव करते हैं और स्विम करते हुए आगे जाते हैं। ये आपके पास एक और एग्जाम्पल है थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो कि मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में रिवर्स होता है। क्लियर दिस पॉइंट? ये आपके पास थे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, विच इज मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम के फार्मूले के अकॉर्डिंग P इज इक्वल टू mv। यहाँ पे m आपके पास मास है, v आपके पास वेलोसिटी है और P को हम मोमेंटम रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर दिस पॉइंट? इट इज वेक्टर क्वांटिटी। हमारे पास जो मोमेंटम है वो वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो SI यूनिट होता है वो आपके पास न्यूटन सेकंड होता है और न्यूटन सेकंड इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड के। क्लियर? ये आपके पास सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन था मोमेंटम का। अब हम मूव करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, विच इज न्यूटन्स सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ पार्टिकल्स मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन को यूज करेंगे, विच इज F इज इक्वल टू ma। एज वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम vi टू vf, कि जब कोई बॉडी मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी vi और फाइनल वेलोसिटी vf होती है। तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी होता है, इट्स मीन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, vf माइनस vi ओवर टाइम को हम t से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर दिस पॉइंट? सो अब हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड कर ली, तो हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन में वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। तो F इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन की वैल्यू। क्लियर दिस पॉइंट? हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू m है ये अंदर मौजूद वेलोसिटी की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास वैल्यू बनेगी F इज इक्वल टू mvf माइनस mvi। और मोमेंटम के फार्मूले के अकॉर्डिंग mv किसके इक्वल होता है? p के। mvf हमारे पास फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा और दूसरा जो मैं मेंशन कर रहा हूं mvi हमारे पास इनिशियल मोमेंटम के इक्वल होगा। F इज इक्वल टू pf माइनस pi ओवर डेल t।
क्लियर दिस पॉइंट? ये जो मैंने होल मेंशन किया है पी एफ माइनस पी आई, ये रिप्रेजेंट करता है चेंज इन मोमेंटम को, जिसको हम डेल पी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो एफ इज इक्वल टू डेल पी ओवर डेल टी। ये आपके पास एक फाइनल रिजल्ट था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ मोमेंटम का। ये टॉपिक यहां पे कंप्लीट हो चुका है। लास्ट में हम एक्सप्लेन करेंगे इम्पल्स को। व्हाट इज मेंट बाय इम्पल्स? व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, the product of force and the time for which the force act, कि जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम के लिए जब फोर्स अप्लाई हो किसी बॉडी के ऊपर, तो फोर्स का और टाइम का जो प्रोडक्ट है उसको हम इम्पल्स कहते हैं। अगर आप इस डायग्राम को ऑब्जर्व करें तो जब बैट्समैन सिक्स लगाता है तो बॉल और बैट के दरमियान जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए होता है, क्लियर? लेकिन फोर्स बहुत ज्यादा होती है, तो इम्पल्स किसके इक्वल होगा? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डेल टी के, मतलब फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट होगा वो इम्पल्स के इक्वल होता है, क्लियर? इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। हमने ये चीज प्रूव करनी है कि इम्पल्स इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम के। हम फार्मूला को यूज करेंगे जो अभी हमने ड्राइव किया है, एफ इज इक्वल टू डेल पी ओवर डेल टी। यहाँ पे अगर हमने चेंज इन मोमेंटम विच इज डेल पी की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो इक्वल होगी डेल पी इज इक्वल टू एफ डेल टी। ये जो वैल्यू आपके पास एफ डेल टी है ये बेसिकली क्या है? फोर्स का प्रोडक्ट टाइम के साथ इम्पल्स के इक्वल होता है, क्लियर दिस पॉइंट? तो यहाँ पे हम इम्पल्स रिप्लेस करेंगे, आई को हम इम्पल्स से रिप्रेजेंट करते हैं, आई इज इक्वल टू डेल पी। तो इस तरीके से हमने ये चीज प्रूव की कि जो इम्पल्स होता है वो इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम के, क्लियर? आई एम होपिंग आपका किसी टाइप का कोई डाउट नहीं होगा इस लेक्चर के रिलेटेड। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।